नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम अपनी अगली क्लास लेकर आए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती का जो पेपर होने वाला है उसके संदर्भ में सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र 7 आज हम लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए दोस्तों एक बेहतर मौका है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी तैयारी माकूल नहीं हो पाई थी वह भी अपनी तैयारी अब माकूल बना लें, क्योंकि उनके पास लगभग 5 से 6 महीने अभी बचे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने मतलब योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि भर्ती 6 महीने में पूरा करा लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पेपर जो है वह 6 महीने के अंदर कराएं या फिर पूरी की पूरी भर्ती वह 6 महीने के अंदर कराएं। तो आपकी जो तैयारी है दोस्तों वह माकूल होनी चाहिए, इसी के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। तो दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र 7 हम लेकर आने वाले हैं और इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं जो कि आपके कांस्टेबल की परीक्षा के लिए अत्यधिक ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना देर करते हुए आज का प्रश्न प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से संबंधित नेता हैं। बताइए दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, 1928 ईस्वी में बरदौली सत्याग्रह हुआ था और इस समय इसके जो प्रमुख नेता थे इस सत्याग्रह के, वह वल्लभ भाई पटेल जी थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका उत्तर। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन जब भारत आया था, यानी कि एक कमीशन का गठन किया गया था जिसमें ये पता लगाना था कि भारत के लोगों की क्या आवश्यकता है और क्या क्या कमी भारत में है, ताकि वह जो है वह हमें मिल सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो भारत में साइमन कमीशन आया था उसमें सभी के सभी जो सदस्य थे वह अंग्रेज थे और ऐसे सदस्य जिनका भारत से कोई ताल्लुक नहीं था। तो सबसे बड़ी बात ये होती थी कि अब जिसका कोई संबंध भारत से नहीं है, ऐसे लोग भारत को कैसे जान पाएंगे और भारत के लोगों की समस्याओं को कैसे जान पाएंगे। इसलिए दोस्तों कि भारत में साइमन कमीशन जब यहाँ पे आया था तो उसका जोरों शोर से बहिष्कार किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों, बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसके अलावा ना तो प्रथम में ना तो तृतीय में भाग लिया था। दोस्तों, द्वितीय में जब ये गए थे तो उसमें भी कुछ मतभेद हो गया था, उसके बाद ये तृतीय में नहीं गए थे। दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में जो था वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो कि इंग्लैंड में इसे आयोजित किया गया था। दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वह 1930 में इसका आयोजन किया गया था और तृतीय का 1931 में आयोजन किया गया था, 1932 में आयोजन किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, बताए आप दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वह 1556 ईस्वी में हुआ था और यह किसके मध्य हुआ था। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो हुआ था वह हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। दोस्तों, 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। दोस्तों, यदि हम पहले पानीपत के युद्ध की बात करें तो प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच ये मुख्य रूप से हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में बीच में हुआ था। दोस्तों, ये इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मुग़ल सल्तनत का जो पहला शासक था वह बाबर था और इब्राहिम लोदी जो था वह लोदी वंश का अंतिम शासक था। और इसी युद्ध में होता यह है कि भारत में जो है वो मुग़ल शासन स्थापित होता है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से। दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में यदि हम बात करें तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वह कब हुआ था। वह हुआ था दोस्तों 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो कि मुख्य रूप से किसके बीच हुआ था। यह मुख्य रूप से दोस्तों हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच। दोस्तों, ये जो हुआ था वह हुआ था अहमद अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ था। दोस्तों,
ये 1761 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? बताइए दोस्तों क्या होगा जवाब आपका। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 261 ईसा पूर्व। आपको ध्यान रखना होगा कि 261 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 261 वर्ष पूर्व जो था वह मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। आपको पता होगा कि कलिंग का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध रहा है भारत के संदर्भ में और मौर्य शासन के संदर्भ में, और यह एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद जो अशोक का जो हृदय है वह परिवर्तन हो जाता है। अशोक जो था वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है और शांति के रास्ते पे चल पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारा जो लोगों की जो थी दोस्तों मृत्यु हो गई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। चारों तरफ चीख पुकारे मची हुई थी दोस्तों, औरतें रो रही थीं, और यह सभी के सभी जो दृश्य थे वह कहीं न कहीं अशोक को विचलित कर देते हैं, और उसके बाद ही उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। कृष्ण प्रथम जो थे वह मुख्य रूप से देखा जाए तो यह राष्ट्रकूट शासक थे। कृष्ण प्रथम जो थे वह किस वंश के थे? वह राष्ट्रकूट वंश के थे दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कुषाण काल में। गांधार कला जो है वह विकसित हुई थी कुषाण काल में, और कुषाण काल में मुख्य रूप से देखा जाए तो कनिष्क प्रथम, कनिष्क प्रथम आपने नाम सुना होगा, कुषाण काल का एक प्रसिद्ध राजा था ये, और इसी के समय में जो गांधार कला था, जो मूर्ति कला, गांधार मूर्ति कला था, वह इसमें बहुत अधिक विकसित हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अच्छा इसमें मैचिंग कराना है कि यहाँ पे शहर का नाम दिया हुआ है और वहाँ पाए जाने वाले मुख्य रूप से धातु या फिर खनिज पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों को मैच करना है। तो बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो देखा जाए तो यहाँ पे देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 4 3 1 2, यानी कि हजारीबाग में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? हजारीबाग में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो अभ्रक पाया जाता है। नवेली की बात करें दोस्तों तो नवेली मुख्य रूप से जाना जाता है भूरा कोयला यानी कि लिग्नाइट के लिए। झरिया आप लोग को पता है कि झरिया में मुख्य रूप से पाया जाता है कोयला, और राउरकेला जो है मुख्य रूप से किसके लिए फेमस है? वो लोहे के लिए फेमस है। अच्छा दोस्तों, यदि मैं पूछूं कि हजारीबाग कहाँ स्थित है तो आपका क्या जवाब होगा दोस्तों? तो हजारीबाग जो है वो मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? हजारीबाग मुख्य रूप से झारखंड राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था, और झारखंड को इसलिए अलग किया क्योंकि यह एक पठारी क्षेत्र था और यहाँ पे जो खनिज की मात्रा थी वह पर्याप्त मात्रा में मिलती थी दोस्तों। नवेली के बारे में यदि बात करें तो नवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? नवेली जो मुख्य रूप से स्थित है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है दोस्तों। झरिया के बारे में आप लोग को पता होगा कि झरिया भी जो है वह कहाँ का है? वह भी झारखंड राज्य का ही एक हिस्सा है, एक शहर है। राउरकेला के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों तो राउरकेला जो है वह कहाँ का है? वह ओडिशा का एक ओडिशा राज्य का एक शहर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल कहा जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को दोस्तों भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट मुख्य रूप से देखा जाए तो यह
पूरा अपना ये इसका जो प्रारंभ होता है वो महाराष्ट्र राज्य से ही हो जाता है और ये दक्षिणी सीमा तक यह जाकर मिल जाता है पूर्वी घाट में। और पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब जो हो जाएगा सहारा मरुभूमि। सहारा मरुभूमि जो है वह विश्व का सबसे विशाल मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान है। सहारा मरुभूमि कहाँ स्थित है दोस्तों? सहारा मरुभूमि जो है वह अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका आपने नाम सुना होगा, एक महाद्वीप है अफ्रीका में यह स्थित है। थार मरुभूमि के बारे में आप लोग को पता है कि यह भारत में स्थित है दोस्तों। गोबी मरुस्थल जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि ये चीन और मंगोलिया आप लोगों ने नाम सुना होगा। इनका आक्रमण पहले भारत में बहुत ज़्यादा होता था और जब होता था तो यहाँ के राजा लोग सकपका जाते थे। तो चीन और मंगोलिया में जो है वो क्या है, गोबी मरुभूमि स्थित है दोस्तों। ग्रेट सैंडी मरुभूमि जो स्थित है वो कहाँ है? बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइए दोस्तों ये कहाँ स्थित है। ये जो स्थित है कहाँ है? वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ग्रेट सैंडी भूमि जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा क्या? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा जो है दोस्तों वह भारत में मुद्रास्फीति इसी द्वारा मापी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि गरीबों में जो सबसे गरीब हैं, असल में होता ये था कि सरकार की जब कोई योजना आती थी गरीबों के लिए या फिर ऐसे लोग जो भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, तो होता ये था कि उसमें सभी जो कमज़ोर वर्ग थे, सबसे निचले गरीब जो वास्तविक गरीब थे, उन तक वह जो सेवाएं थी भारत सरकार की वो नहीं पहुंच पाती थी। और चूँकि अब जो थोड़ा सा अधिक मतलब बहुत अधिक गरीब नहीं लोग थे, वो ज़्यादा समझदार पढ़े लिखे थोड़ा बहुत होते थे और उनका जो डायरेक्ट संबंध था वह राज्य और राजनीति से होता था, तो सारा लाभ वही ले जाते थे और जो सबसे गरीब थे वह बेचारे सबसे गरीब ही रह जाते थे। तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि गरीबों में भी सबसे गरीब जो दबे कुचले लोग हैं वहाँ तक जो सरकारी योजना है उसका लाभ पहुँचाया जा सके दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा आयात निर्यात बंद। जब आयात और निर्यात बंद हो जाता है तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक ऐसा देश है जो अपने ज़रूरत की चीज़ें खुद ही बना ले रहा है, यानी कि उसके देश के नागरिकों के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसका जो प्रोडक्शन है वह खुद ही कर ले रहा है, लेकिन वह प्रोडक्शन इतना भी अधिक नहीं है कि दूसरे देशों में बेच सके, लेकिन जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वह खुद बना लेता है। तो ऐसे में होता यह है कि ना तो उसे दूसरे देश से कोई सामान मंगाना पड़ता है और ना ही उसके पास इतना पर्याप्त होता है कि वो दूसरे देश में उसे बेच सके। तो ऐसे जो देश होते हैं, बंद अर्थव्यवस्था का जो मतलब होता है वो आयात निर्यात बंद होता है वहाँ पे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा नगर पालिका से। जी हाँ दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वह मुख्य रूप से माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है, वो है बी यानी कि पंचायती राज से दोस्तों। पंचायती राज से इसका संबंध है। पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कब किया गया था, 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को इस देश में लागू किया गया था दोस्तों। नगर पालिका से संबंधित जो संशोधन किया गया था दोस्तों वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था दोस्तों। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कब ये हुआ था, ये भी 1992 ईस्वी में ही हुआ था दोस्तों।
और नगर पालिका से संबंधित जो था वो संशोधन वो 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को आपको डेट याद होगा कि इस दिन हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें बस इस दिन लागू की गई थी और बाकी जो समग्र संविधान था वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को आप लोग को पता है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1948 ये तो ऐसे ही दे दिया है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, 25 वर्ष। जैसा कि आप लोग को पता है कि एक लोकसभा का सदस्य यानी कि एक सांसद जो होता है वही प्रधानमंत्री बनने के योग्य होता है, और सांसद की उम्र जो होती है, सांसद बनने की उम्र होती है वह 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए उसकी उम्र, यानी कि 25 वर्ष वो पूर्ण कर चुका हो तभी वह सांसद बनने के योग्य होता है। और चूँकि सांसदों में से ही किसी एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने की भी जो अपेक्षित न्यूनतम आयु होती है वह 25 वर्ष ही होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उपन्यास देवदास का लेखक कौन है। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, उपन्यास देवदास के जो लेखक हैं वह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम आधारित है। बताइए दोस्तों किस पे आधारित है हाइड्रोजन बम। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम जो होता है वह परमाणु बम से भी बहुत अधिक खतरनाक होता है, और नाभिकीय संलयन जो होता है वो हाइड्रोजन बम पे इसी पे आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन के बारे में आप लोग को पता होगा कि जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है सूरज से, तो सूरज में भी जो अभिक्रिया होती है वह नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे कि हमें लगातार ऊर्जा प्राप्त होता रहता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा युगलीना, यानी कि बी। युगलीना जो होता है दोस्तों वह पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि युगलीना एक ऐसा जीव है जिसके अंदर पौधों का भी गुण मौजूद होता है और जंतुओं का भी गुण मौजूद होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विटामिन B1 का अन्य नाम क्या है, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B1 का जो एक नाम है वो है थायमीन। विटामिन B1 का एक जो अन्य नाम है उसके क्या कहते हैं, उसे थायमीन कहते हैं दोस्तों। राइबोफ्लेविन जो होता है वह किसका है, वह विटामिन B2 का है। विटामिन B2 को जो कहते हैं वो राइबोफ्लेविन के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग करते हैं, इसे हम सूरज के सामने यदि रखते हैं तो इससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे हम मुख्य रूप से डायरेक्ट भी चला सकते हैं या फिर इसे हम संग्रहित भी कर सकते हैं बैटरियों में और फिर बाद में उसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 1860 में निम्न में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया दोस्तों। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए, यानी कि इलाहाबाद लखनऊ के जो संग्रहालय थे उन 1860 ईस्वी में इसे मिलाकर एक कर दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है दोस्तों। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा।
जी हाँ दोस्तों, देवा शरीफ जो है वह मुख्य रूप से बाराबंकी ज़िले में स्थित है। यह मुस्लिमों का एक धार्मिक स्थल है और सामान्य तौर पे देखा जाए तो देवा शरीफ ऐसा स्थान है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं और वहाँ पे जाकर चद्दर चढ़ाते हैं और कपूर अगरबत्ती उगरबत्ती जलाते हैं। अपना वहाँ पे होता है जो भी होना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, यानी कि भातखंडे संगीत संस्था जो था लखनऊ में स्थित है वह डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में दोस्तों जो भातखंडे संगीत संस्था था वह लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों वो हमारा आगरा में स्थित है। यदि हम डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी की बात करें तो ये तेजपुर में स्थित है दोस्तों। तेजपुर जो कि कहाँ मौजूद है, जो कि असम में मौजूद है दोस्तों। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मुख्य रूप से देखा जाए इसे तो यह रुड़की में स्थित है जो दोस्तों। रुड़की कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यह आप लोग को पता होगा, इसके बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि कहाँ स्थित है? वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले यानी कि लखनऊ में यह स्थित है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक्स रंग रूट चुना जाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो कांस्टेबलों में से एक्स रंग रूट चुना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि उप निरीक्षक, यानी कि एसआई सब इंस्पेक्टर का जो पद होता है वो महिलाओं के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सामना करना पड़ता है विभिन्न चुनौतियों से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुफ्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 39 क। अनुच्छेद 39 क में जो है दोस्तों वो निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुफ्त विधिक सहायता संविधान के 39 क में स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक निर्धन है या फिर कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए कोई वकील नहीं कर पा रहा है या फिर केस नहीं लड़ पा रहा है, तो सरकार का ये दायित्व होता है कि अनुच्छेद 39 क के तहत उसे विधिक सहायता पहुंचाई जाए, उसके लिए वकील या फिर न्याय की व्यवस्था की जाए ताकि उसे भी न्याय मिल सके दोस्तों। अनुच्छेद 15 के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 15 जो है वो हमारा किसका हिस्सा है? वो मौलिक अधिकार का हिस्सा है और इसमें हम समानता का अधिकार की बात करते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 23 के बारे में बात करें तो इसमें मानव तस्करी और बाल श्रम के निषेध के बारे में बात किया गया है। बाल श्रम के निषेध के बारे में बात किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 23 हमें सुरक्षा प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति का आप तस्करी नहीं कर सकते हैं, यानी कि उन्हें खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता है और कोई भी जो छोटा बच्चा है उसको आप किसी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें किसमें कहा गया है? वो अनुच्छेद 23 में कहा गया। अनुच्छेद 31 जो था वह अब नहीं है, इसे ख़त्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 जो था वह क्या था? वह संपत्ति का अधिकार था दोस्तों। संपत्ति का अधिकार था, जो संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार है वह एक कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार बन के रह गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 4 अक्टूबर मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में जो मनाया जाता है दोस्तों वह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में आप लोग को पता होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह
11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। 11 जुलाई। विश्व साक्षरता दिवस जो है दोस्तों वह 8 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह मुख्य रूप से देखा जाए तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैविकीय संदूषक के अंतर्गत आते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी दोस्तों, सामान्य सी बात है कि उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो पदार्थ है वह एक गंदगी फैलाने का कार्य करता है या फिर पर्यावरण प्रदूषित करता है। तो इसमें देखिए जंतुओं का जो मलमूत्र हो गया, चाहे फिर हानिकारक सूक्ष्म जीव हो गए या फिर मानव का मलमूत्र हो गया, सभी के सभी जो होते हैं वो जैविकीय संदूषक के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा जिनेवा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जिनेवा में जो है वो दोस्तों क्या है, वो मुख्य रूप से देखा जाए तो जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हैकिंग फिशिंग किस प्रकार के अपराध हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जो जवाब हो जाएगा साइबर अपराध। साइबर अपराध है हैकिंग फिशिंग, यह सभी के सभी टर्म्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर या फिर जहाँ भी आप इंटरनेट प्रयोग करते हैं वहाँ पे इस प्रकार के अपराध होने की संभावना होती है, जिसपे कि जो मुख्य रूप से देखा जाए तो हैकिंग या फिर फिशिंग के द्वारा जो हैकर्स होते हैं वह आपके कंप्यूटर और आपके जो भी डाटा होते हैं उसे नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है। तो बताइए कौन सा होगा जवाब आपका दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि इसमें से कोई नहीं, यानी कि वर्तमान समय में भारत के हर राज्य में जीएसटी लागू हो चुका है। प्रारंभिक अवस्था में धारा 370 या फिर विभिन्न प्रकार के समस्याओं के कारण जो था कुछ समय तक के लिए जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था वहाँ पे जीएसटी लागू नहीं हो पाया था, लेकिन अब वहाँ पे भी जीएसटी लागू है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आरबीआई के किस अधिनियम की किस धारा के तहत विमुद्रीकरण की भारत में 8 नवंबर 2016 को घोषणा की गई थी। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि धारा 26(2). ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। धारा 26(2) के तहत 8 नवंबर 2016 को घोषणा की गई थी कि अब जो है वह कितने कितने के नोट, 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे। मोदी जी आकर क्या बोले थे कि आज रात्रि 12 बजे से दोस्तों 500 और 1000 के नोट किसके बराबर हो जाएंगे, कचड़े के बराबर हो जाएंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुख्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन यानी कि लिंक्डइन किस वर्ष स्थापित हुआ था दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि 2002 में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया, वह प्रघटना क्या है दोस्तों। बताइए क्या होगा उसका जवाब दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कैच, यानी कि ए। आप लोगों ने देखा होगा आपके मोबाइल या कंप्यूटर में इस तरह के शब्द जो कैश मेमोरी होता है वह पड़ा होता है। ये इस प्रकार का मेमोरी होता है कि ये गति भेद को समायोजित कर सके, यानी कि उसे संतुलित कर सके। और ये मुख्य रूप से ऐसा होता है कि जो भी आप एप्लीकेशन अधिक इस्तेमाल करते हैं तो होता यह है कि यह कुछ मेमोरी को अपने पास इकट्ठा कर लेता है, ताकि जब दोबारा आप उसका इस्तेमाल करें तो उसके प्रोसेसिंग में, उसको चलने में बहुत अधिक का समय ना लगे दोस्तों। कई बार यह धीरे धीरे जो मेमोरी होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि आपका जो मोबाइल या फिर आपका जो कंप्यूटर होता है उसका प्रोसेसिंग धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन यह इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि आपको बार बार यदि कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसे फिर से
पूरा प्रोसेस करने में जो समय लेता है कंप्यूटर, उसमें समय बच सके और एक कैश मेमोरी में सभी चीज़ें पहले से उपलब्ध होती हैं और जो सारी चीज़ें आपके सामने तुरंत की तुरंत खुल जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।